ईरान निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप को परमाणु कार्यक्रम समझौते में धोखा देगा और गुप्त रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति को फंसा देगा। ये केवल अमेरिकी राष्ट्रपति के विरोधियों की बात नहीं, बल्कि अमेरिका के मुख्य खुफिया अधिकारी का बयान भी है। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने इस बात पर संदेह जताया है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम समझौते का पालन करेगा भी या नहीं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रिपोर्ट दी और खुफिया जानकारी से बताया कि ईरानी गुप्त रूप से समझौते विफल करने की तैयारी में हैं। रेडक्लिफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति और उच्च पदस्थ अधिकारियों से बातचीत में जो शब्दावली इस्तेमाल की, वो पूरी अमेरिकी ईरानी डील की नींव पर सीधा प्रहार करती है। ईरानी अधिकारियों ने आपस में जिस तरह समझौते पर चर्चा की, वो मध्यस्थों और अमेरिका से कही गई बातों से मेल नहीं खाती थी। और निष्कर्ष, जिसे सुनकर व्हाइट हाउस में सिहरन दौड़ जानी चाहिए, इस प्रकार है। अमेरिका की खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान की मंशा उसके समझौते की शर्तों के तहत किए गए वादों से मेल नहीं खाती। इसका मतलब है कि सदी की ये डील बड़ी नाकामी बन सकती है और ट्रंप को अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं। चलिए इसे क्रम से समझते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेचीय है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टिप्पणी करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचीय न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख जॉन रेडक्लिफ ने अचानक एक खुलासे से जनता को चौंका दिया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास पहले से ही यह जानकारी है कि तेहरान ट्रंप के साथ किए गए किसी भी समझौते को लागू करने का इरादा नहीं रखता है। तेहरान में रहस्य है। वे चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप को कैसे बेहतर तरीके से धोखा दिया जाए, लेकिन उससे पहले उससे ज्यादा रियायतें और पैसे निकालने की कोशिश की जा रही है। रेडक्लिफ ने कहा, स्याही सूखी भी नहीं थी और अमेरिकी खुफिया एजेंसी पहले ही चेतावनी दे रही थी कि आपको धोखा दिया जा रहा है। इसके बावजूद ट्रंप ने इसी माहौल में जीत का जश्न और विजय परेड जैसी चीजें आयोजित की। रविवार शाम को उन्होंने बड़े ही धूमधाम और गर्व के साथ युद्ध समाप्त होने की घोषणा की। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने हारमुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी है। गुजरने वाले जहाजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और उन्होंने अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तुरंत हटाने का आदेश दिया। ट्रंप ने विजयी अंदाज में कहा, उद्धरण है, दुनिया भर के जहाजों, इंजन चालू करो, तेल बहने दो। बाद में उन्होंने जाहिर है कुछ विवरण स्पष्ट किए। कैलेंडर के बारे में भी बताया कि ये सब कब होगा। उन्होंने कहा, मेमोरेंडम बहुत जल्द प्रकाशित किया जाएगा। आज उन्होंने पूरा पाठ प्रकाशित करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वो पहले ही साइन हो चुका है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य 19 जून शुक्रवार से पूरी तरह खुला और मुफ्त रहेगा। हालांकि ईरानी शुल्क रखने की बात कर रहे हैं। 19 जून को स्विट्जरलैंड जेनेवा में आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह पाकिस्तान की मध्यस्थता में होगा। तो चलिए जितना संभव हो सके उतना निष्पक्ष होकर देखें कि असल में जीत किसकी हुई है और क्या इस युद्ध में अभी कोई विजेता है भी या नहीं, क्योंकि तेहरान भी ठीक उसी दस्तावेज को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रहा है और वो भी बिना किसी शर्त के। वॉशिंगटन के लिए और भी बुरा यह है कि वो इसे विश्वसनीय तरीके से कर रहा है। दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया, जबकि एक युद्ध में दो विजेता नहीं हो सकते। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने बयान दिया, सभी मोर्चों लेबनान सहित पर युद्ध को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने की घोषणा हो गई है। सरकारी एजेंसी मेहर और सख्त शब्दों में बयान देती है, दुश्मन के आत्मसमर्पण की भाषा में। उद्धरण, ईरान और ईरानी जनता की दृढ़ता तथा उग्र प्रतिरोध की बदौलत अमेरिका को सभी मोर्चों से लेबनान समेत अपनी सेनाएं वापस बुलाने को मजबूर होना पड़ा। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने समझौते के वर्चुअल संस्करण पर हस्ताक्षर कर इसे अंतिम जीत की दिशा में अहम कदम बताया। और यही है वो मुख्य बात जो रियायतों के वास्तविक संतुलन को पूरी तरह उजागर कर देती है। ईरानी एजेंसी फार्स के अनुसार ईरान की उच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के हवाले से टेल अवीव पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने रविवार को बातचीत रद्द कर दी और इजराइल पर जवाबी हमले के लिए तैयार था। ट्रंप की आखिरी समय की रियायतों, लेबनान की अखंडता, इजरायली सेना की वापसी और नाकाबंदी हटाने ने तेहरान को इजराइल पर हमला न करने के लिए मना लिया। और यहां मैं एक बार फिर जोर देता हूं, यानी ये अमेरिका नहीं था जिसने ईरान पर दबाव डाला, बल्कि ईरान ने अल्टीमेटम दिया था और हालात को और बिगाड़ने की धमकी दी थी। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने रियायतें दी ताकि ईरान फिर से बातचीत की मेज पर लौट आए।
शर्तें कौन तय कर रहा था, सवाल है। रविवार को ट्रंप हर जगह कह रहे थे, हमने लगभग समझौता कर लिया है, बस साइन करना बाकी है। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, जिससे ट्रंप गुस्से में चिल्लाने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। समझौते पर साइन करने से 1 घंटे पहले इजराइल लेबनान पर हमला करता है, वगैरह वगैरह। फिर ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर काफी सख्ती से दबाव बनाना शुरू कर दिया। और इसके बाद ईरान कहता है, हम बाहर निकल रहे हैं, और ट्रंप कहते हैं, नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं, नहीं देखिए, आइए साइन करते हैं, मेरा जन्मदिन है, 80 साल पूरे हो रहे हैं और मैं अपने जन्मदिन पर एक तोहफा चाहता हूं, समझौते पर साइन करना। आपका क्या विचार है? क्या ईरान ने कुछ रियायतें पाई? लगता है हाँ। लेकिन यहां सवाल है, ईरान बदले में क्या दे रहा है? असल में लगभग कुछ भी ठोस नहीं। मेमोरेंडम की शर्तों के अनुसार, जो अभी अंतिम समझौता नहीं है, हस्ताक्षर के बाद दोनों पक्ष पूरे क्षेत्र में तुरंत पूर्ण और स्थायी युद्ध विराम की घोषणा करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है। ईरान से नाकाबंदी हटा ली जाएगी। वॉशिंगटन वादा करता है कि वो ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, क्षेत्र में सैनिक नहीं बढ़ाएगा और ईरान की करीब 12 अरब डॉलर की संपत्ति का आधा हिस्सा अनफ्रीज करेगा। और तेहरान की एकमात्र रियायत इस तरह से बताई गई है कि तेहरान को इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। इन सब के बदले ईरान इस बात पर सहमत होता है कि वो परमाणु हथियारों का विकास और खरीद नहीं करेगा। यानी कानूनी और वास्तविक रूप से ईरान कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, जिससे उसकी सैन्य शक्ति और क्षेत्र में उसका प्रभाव कम हो। असल में ईरान वैसा ही रहता है जैसा वह युद्ध से पहले था, उसी मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम के साथ, और पूरे क्षेत्र में वही प्रॉक्सी ताकतें जिन्हें वो समर्थन देता रहेगा। हिजबुल्लाह भी वैसे ही बनी रिमेन। इस युद्ध के बाद हालांकि ऐसा लगता है कि लक्ष्य कुछ और थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को बाद के लिए टाल दिया गया है, यानी युद्ध विराम के बाद के 60 दिनों के लिए। यानी ईरान को पैसे मिलते हैं, खुला जलदमरू मध्य मिलता है, नाकाबंदी हटाई जाती है, और यहां तक कि अमेरिकी सेना का आंशिक रूप से हटना भी अभी हो रहा है। और परमाणु मुद्दा वो तो बाद में कभी देख लेंगे। यही CIA निदेशक अभी चेतावनी दे रहे हैं। अब बात करते हैं इजराइल की। यहां विफलता शब्द अब रूपक की तरह नहीं, बल्कि खुद इजरायलियों के मुंह से निकला एक निदान बन गया है। उदाहरण के लिए, वॉशिंगटन पोस्ट इजराइल के मूड को एक शब्द में बताता है, आपदा। इजरायली कहते हैं आपदा। यह उद्धरण के मुताबिक एक ऐसा समझौता है जो तेहरान के खूनी शासन को जीवन दान देता है। और यहां इजरायलियों का गुस्सा सिर्फ ट्रंप पर ही नहीं है, वह बस एक ही व्यक्ति पर केंद्रित है। पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के इजरायली इस अंतरिम समझौते से नाराज हैं। वे इसे इजराइल के लिए आपदा बता रहे हैं। वे अपना गुस्सा प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पर निकाल रहे हैं, जिनका चुनाव इस साल के अंत में है। आरोप गंभीर है, जिसे साफ बताया गया है, ये देश के पूर्व शीर्ष नेता हैं जो अब चुनाव लड़ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान से युद्ध के लिए उकसाया, ऐसे वादे किए जो वे निभा नहीं सके। अब ट्रंप इजराइल को संघर्ष से बाहर निकाल रहे हैं, जबकि वो तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने ट्रंप के लंबे युद्ध के रुझान को गलत आंका। वो ईरान से बातचीत में मात खा गए और क्षेत्र के अन्य खिलाड़ियों द्वारा किनारे कर दिए गए। इससे भी बढ़कर ये भी पता चला कि ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ ईरान के साथ अंतिम मेमोरेंडम पर चर्चा करने से भी इनकार कर दिया। और अब पूर्व प्रधानमंत्री और नेतन्याहू के प्रतिद्वंदी एहूद बराक ने सार्वजनिक प्रसारक PBS पर जो कहा, वो लगता है कि भविष्य के चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा बन जाएगा। और उन्होंने कहा कि इजराइल नेतन्याहू के अहंकार और अंधेपन की कीमत चुका रहा है। ईरान और मजबूत हुआ है, इजराइल कमजोर हुआ है, और यही उसकी रणनीति है, रणनीतिक जिम्मेदारी। इसके अलावा वामपंथी केंद्रपंथी नेता और पूर्व जनरल याइर गलान ने काफी स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रंप एक ऐसा समझौता कर रहे हैं जो अयातुल्ला के शासन को अरबों डॉलर भेजता है, परमाणु ढांचे को जस का तस छोड़ देता है, बैलिस्टिक खतरे को बनाए रखता है और तेहरान के घातक शासन को जीवन दान देता है। शरदकालीन चुनावों में मुख्य प्रतिद्वंद्वी याइर लापिड ने इस समझौते को वेनिस की सबसे चौंकाने वाली विफलताओं में गिना। इजराइल की विदेश नीति और सुरक्षा नीति पूरी तरह से नेतन्याहू के नाम पर बनाई गई थी। खुद नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी साख बचाने की कोशिश की और ये मंत्र दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना उनके जीवन का मिशन है, और जब तक वे प्रधानमंत्री हैं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, न आज न कल। लेकिन बयानबाजी हकीकत से और दूर होती जा रही है।
नेतन्याहू ने वादा किया कि वो लेबनान से सेना नहीं बुलाएंगे, जबकि यह समझौते की शर्तों में से एक थी। अब वो उसी जाल में फंस गए हैं जो उन्होंने खुद बनाया। ट्रंप से संबंधों के चलते इजराइल को लेबनान में अपना लोकप्रिय सैन्य अभियान रोकना पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह को सिर्फ एक रॉकेट इजराइल के उत्तर के किसी शहर पर दागने की जरूरत है और पूरा युद्ध विराम समझौता बिखर जाएगा। और ट्रंप को यह बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो इजराइल पर पूरी ताकत से दबाव बनाएंगे। ये इजरायली नहीं, अमेरिका के लिए भी असफलता क्यों है? आइए चर्चा करें। क्योंकि वॉशिंगटन 3 महीने की जंग से, अगर सही कहें तो 107 दिनों के बाद, जैसा कि मेरा मानना है, बिना अपनी एकमात्र घोषित लक्ष्य को हासिल किए बाहर आ रहा है। ये ईरान के परमाणु हथियार छोड़ने की गारंटी है, लेकिन इसके बदले असली संपत्तियां, पैसे, खुला जलदमरू मध्य और नाकाबंदी हटाने जैसी रियायतें दे दी गईं। सब कुछ शानदार रहा, और इन सब के ऊपर खुद CIA के निदेशक की चेतावनी लटक रही है कि ईरान उन वादों को निभाने का इरादा भी नहीं रखता जो उसने अभी तक किए भी नहीं हैं। ट्रंप अपनी कमजोरी को महसूस करते हुए पहले से ही अपने लिए पीछे हटने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तेहरान परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी शर्तें नहीं मानता तो वे सैन्य कार्रवाई को फिर शुरू करने को तैयार हैं। लेकिन अगर कुछ हुआ तो हम फिर हमला करेंगे जैसी धमकी अब असरदार नहीं रही, क्योंकि आपने सार्वजनिक रूप से नाकाबंदी हटा ली है। आप पहले ही जमे हुए पैसों का एक हिस्सा जारी कर रहे हैं। आप पहले ही प्रतिबंध हटा रहे हैं। आपने अपने दबाव के हथियार छोड़ दिए हैं, अब वे आपके पास नहीं हैं। अब आगे धमकाने के लिए बचा ही क्या है? लेकिन एक बड़ा रणनीतिक हिसाब है जिसका हिसाब फारस की खाड़ी के देश भी लगा रहे हैं। व्हाइट हाउस के युद्ध समाप्ति बयान के बाद इजराइल में गुस्सा और चिंता है। फारस की खाड़ी के देशों ने कहा कि हालात पहले से ज्यादा खराब हैं और सुरक्षा के मामले में अमेरिका पर भरोसा डगमगा गया है। अमेरिका के सहयोगी इजराइल और अरब राजशाहियां वॉशिंगटन की ओर देखते हैं और एक महाशक्ति को देखते हैं जिसे दुश्मन ने युद्ध में घसीटने के बाद बातचीत की मेज पर मात दे दी। वे अमेरिका को इसी तरह देखते हैं। मध्य पूर्व में इस युद्ध को अलग नजरिए से देखा जाता है। वे मानते हैं कि ईरान ने अमेरिकियों को युद्ध में घसीटा, अपमानित किया और दिखा दिया कि सैन्य जीत संभव नहीं, कि फारस की खाड़ी के देश अमेरिकियों द्वारा उतने सुरक्षित नहीं हैं, कि अमेरिकी केवल अपने ही हितों की रक्षा करते हैं और बाकी सबकी परवाह नहीं करते। इस शाम का नतीजा, चलिए 16 जून की ओर बढ़ते हैं। आज ये इस तरह दिखता है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को जिनेवा में होंगे और हरमुज जलडमरू मध्य थोड़ा खुल रहा है। चलिए इसे ऐसे ही कहता हूं, तेल की आपूर्ति शायद फिर शुरू हो गई है। ट्रंप जश्न मना रहे हैं। अगर दिखावटी खुशी हटा दें तो असहज स्थिति रह जाती है। ईरान इसे जीत, इजराइल इसे तबाही बता रहा है। अमेरिकी खुफिया के अनुसार ईरान अपने इरादों पर झूठ बोल रहा है, जबकि नेतन्याहू का राजनीतिक करियर खत्म माना जा रहा है। फारस की खाड़ी के देश कहते हैं कि वे भरोसा करते हैं। अमेरिका पर भरोसे की कहानी कमजोर हो गई है। ट्रंप जिस सौदे को शांति दूत के तमगे की तरह अपने सीने पर सजाना चाहते थे, अब वह इतिहास में अलग रूप में दर्ज हो सकता है, जैसे वह पल जब अमेरिका ने शांति की घोषणा की पर असल में युद्ध हार गया। और इस पूरी कहानी में सबसे चिंता की बात यह है कि धोखे की चेतावनी दुश्मनों से, आलोचकों से या फेक न्यूज से नहीं आई, जैसा कि ट्रंप अक्सर कहते हैं। नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से आई जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी का प्रमुख है, CIA के निदेशक से। और ये चेतावनी उस समय आई जब समझौते पर पहली असली हस्ताक्षर भी नहीं हुए थे। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप किसी भी डोनेशन के जरिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स पर है, ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।